संध्या, यह निर्दोष है, इसे छोड़ दो। कोई निर्दोष नहीं। जब मुझे मदद चाहिए थी तब सब चुप थे। मुझे मेरे कातिल तक ले चलो। रात में इस रास्ते पर मत जाना। बरसात की काली रात थी। आसमान में बादलों की तेज गरज गूंज रही थी। हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थी और बिजली की चमक के बीच माहौल में अजीब सा डर और सन्नाटा फैला हुआ था। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव शिवपुर के चौराहे पर कुछ लोग अलाव के पास बैठे थे। वहीं गांव के बुजुर्ग हरिराम बाबा गांव में आए नए मेहमान विवेक को समझा रहे थे। बेटा, रात में पुराना पीपल वाला रास्ता कभी मत लेना, चाहे तुम्हें कितनी भी जल्दी क्यों ना हो। विवेक ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों बाबा, वहां क्या है? हरिराम बाबा ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोले, वो रास्ता भूतिया है बेटा। जो वहां रात में गया था, या तो कभी लौटा ही नहीं या पागल होकर लौटा। ये सुनकर पास बैठे गांव वाले सहम गए, लेकिन शहर से आया विवेक इन बातों को अंधविश्वास समझकर हल्का सा हंस पड़ा। तभी हरिराम बाबा ने उस रास्ते की असली कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले उसी रास्ते पर गांव के ठाकुर की बेटी संध्या की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उस दिन के बाद से उस रास्ते पर अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने कसम खा ली कि सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर कोई नहीं जाएगा। तभी वहां बैठे एक आदमी ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक रात वहां सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी जिसकी आंखें ही नहीं थी। विवेक ने इस बात को मजाक में टाल दिया, लेकिन 2 दिन बाद हालात ऐसे बने कि उसे उसी रास्ते से जाना पड़ा। भारी बारिश के कारण बस सेवा बंद हो गई थी। गांव के एक लड़के राकेश ने कहा, भैया अगर जल्दी पहुंचना है तो पीपल वाले रास्ते से चले जाओ, वो छोटा है। विवेक ने सोचा कि इससे समय बच जाएगा। रात के करीब 9 बजे वह टॉर्च लेकर अकेला उस रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। दोनों तरफ घना जंगल और बीच में कीचड़ भरी पगडंडी। टॉर्च की रोशनी में झिंगुरों की आवाज और मेंढकों की टर्राहट सुनाई दे रही थी। तभी अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। विवेक ने तुरंत टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद से कहा, मेरा वहम है। शायद मेरा वहम है, और वह आगे बढ़ गया। कुछ कदम बाद उसे एक औरत की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। विवेक ने डरते हुए आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सिसकियां। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और टॉर्च की रोशनी में उसने एक औरत को देखा। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और चेहरा बालों से ढका हुआ। विवेक ने कहा, आप यहाँ रात में अकेली, आपको मदद चाहिए? तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और यह देखकर विवेक का दिल जैसे रुक गया। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखें ही नहीं थी। वह डरावनी आवाज में बोली, मुझे मेरे कातिल तक ले चलो। विवेक डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। उसी समय पीछे से ठंडी हवा का तेज झोंका आया और किसी ने उसके कंधे पर बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां रख दी। विवेक चीखते हुए पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी दूरी पर एक विशाल पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ों के पास काले कपड़ों में एक बूढ़ा तांत्रिक बैठा था, महादेवनाथ। विवेक घबराकर बोला, बाबा, यहाँ क्या हो रहा है? तांत्रिक ने गंभीर आवाज में कहा, तुमसे गलती हो गई बेटा। यह संध्या का रास्ता है। उसकी आत्मा अब भी अपने कातिल को ढूंढ रही है। अचानक वही औरत फिर से प्रकट हो गई। इस बार उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा था। वह चिल्लाई, यह इंसान यहाँ क्यों आया? हवा तेज हो गई और पीपल की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। तांत्रिक बोला, संध्या, यह निर्दोष है, इसे छोड़ दो। लेकिन वह और ज्यादा गुस्से में चीख उठी, कोई निर्दोष नहीं। जब मुझे मदद चाहिए थी तब सब चुप थे। तभी विवेक को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीपल की जड़ों की तरफ खींच रही है। तांत्रिक ने तुरंत उसके कान में कहा, संध्या का कातिल राकेश है, वही लड़का जिसने तुम्हें इस रास्ते पर भेजा। यह सुनकर विवेक स्तब्ध रह गया। उसी समय दूर से राकेश आता हुआ दिखाई दिया।
शायद वह विवेक को लेने आया था। जैसे ही संध्या ने उसे देखा, आखिर तुझे पा लिया। राकेश डर के मारे भागने लगा, लेकिन पीपल के पेड़ की जड़ें जैसे जिंदा हो गई और उसके पैरों में लिपट गई। अगले ही पल उसकी भयानक चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। संध्या की आत्मा धीमी आवाज में बोली, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन ये रास्ता हमेशा याद रखेगा। जिसने मुझे धोखा दिया उसका अंजाम क्या होता है। और उसकी परछाई धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गई। तांत्रिक महादेवनाथ विवेक को सुरक्षित गांव तक छोड़ आया। अगली सुबह गांव में खबर फैली, राकेश लापता है, कहाँ गया होगा? पता नहीं, बहुत चिंता हो रही है। विवेक ने किसी को सच नहीं बताया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 6 महीने बाद विवेक को गांव से एक चिट्ठी मिली। वह चिट्ठी हरिराम बाबा ने भेजी थी। उसमें लिखा था, बेटा, यहाँ फिर से अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग कह रहे हैं संध्या की आत्मा वापस आ गई है। यह पढ़कर विवेक डर गया, लेकिन उसने वापस गांव जाने का फैसला किया। रात को वह फिर शिवपुर पहुंचा। हरिराम बाबा ने बताया, तुम्हारे जाने के बाद 3 लोग उस रास्ते से गायब हो गए। तभी गांव का एक आदमी कमलेश भागता हुआ आया और घबरा कर बोला, बाबा, बाबा, कालू चरवाहा शाम को उसी रास्ते गया था, अभी तक लौटा नहीं। क्या लौटा नहीं? हाँ, बहुत देर हो गई, कुछ गड़बड़ है। यह सुनकर विवेक ने फैसला किया, आज रात हम वहां जाएंगे। वे दोनों तांत्रिक महादेवनाथ के पास पहुंचे। तांत्रिक ने गंभीर होकर कहा, इस बार संध्या अकेली नहीं है, उसके साथ और भी आत्माएं हैं। उसने दोनों को एक लाल धागा दिया। रात के 10 बजे विवेक और कमलेश उस रास्ते पर पहुंचे। कुछ दूर चलते ही ठंडी हवा चलने लगी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक लड़की झूले पर बैठी है, सफेद कपड़े, चेहरा ढका हुआ। जैसे ही वह धीरे धीरे पास आई, वह संध्या थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा आधा सड़ चुका था। तभी चारों तरफ से आवाजें आने लगी, हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो। पेड़ों के पीछे से कई काले साए निकल आए। अचानक एक साया विवेक पर झपटा, लेकिन जैसे ही वह लाल धागे के पास आया, वह चीखते हुए पीछे हट गया। तभी तांत्रिक महादेवनाथ वहां पहुंच गए। उन्होंने तुरंत जमीन पर मंत्रों से एक गोला बनाया और बोले, जब तक ये गोला है, ये आत्माएं अंदर नहीं आ सकती। यह सुनकर संध्या जोर जोर से चीखने लगी, अगर मैं नहीं तो कोई नहीं बचेगा। वह हवा में उड़ती हुई तांत्रिक पर झपटी। उसी पल लाल धागा अचानक जल उठा और चारों तरफ तेज प्रकाश फैल गया। कुछ सेकंड बाद जब वह प्रकाश खत्म हुआ, तो वहां संध्या और बाकी सारी आत्माएं गायब थीं। लेकिन पीपल के पेड़ के तने पर एक काला निशान बन चुका था, जो धुएं की तरह धीरे धीरे हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर अब भी कुछ जिंदा हो। और उस रास्ते के बारे में गांव में आज भी सिर्फ एक ही बात कही जाती है, रात में पुराना पीपल वाला रास्ता कभी मत लेना। I will come back,